यह फिल्म युद्धग्रस्त मोल्दोवा पर आधारित है, जिसने देश को बर्बाद कर दिया है। एक विशेष रूप से भयानक हमले के बाद डेविस नाम का एक अमेरिकी सैनिक अपनी टीम से अलग हो जाता है। बैकअप के लिए इंतजार करने का समय नहीं होने के कारण वह अकेले एक इमारत में घुस जाता है। वर्टिकल बार डालता है उसके हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग चश्मे पर। अंदर उसे कई बेजान शरीर मिले जो जमे हुए प्रतीत होते थे। गहराई में जाने पर उसे एक रहस्यमय, पारभासी, मानवीय आभा का सामना करना पड़ता है जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। डेविस जो कुछ भी देखता है उसे वापस अपने बेस पर भेज देता है, लेकिन इससे पहले कि वह जानकारी मांग पाता, प्रेत तेज गति से उसके शरीर से होकर गुजरता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अगले दृश्य में हमारा परिचय मार्क क्लाइन नाम के एक शोधकर्ता से होता है जो डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के लिए काम करता है, या डार्पा। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग चश्मे सहित कई उन्नत लड़ाकू उपकरणों का आविष्कार किया है और वर्तमान में एक नए आविष्कार पर काम कर रहे हैं। एक उपकरण जो तरंगों का उपयोग करके पदार्थ को विघटित करने में सक्षम है। मार्क इस नवाचार को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करते हैं, जो उनसे संभावित सैन्य उपयोग के लिए मनुष्यों पर परीक्षण शुरू करने के लिए कहते हैं। उसके बाद मार्क को अपने द्वारा आविष्कार किए गए चश्मे से कैद किए गए फुटेज की समीक्षा करने के लिए मोल्दोवा बुलाया गया है। बाद में वह मोल्दोवा में एक अमेरिकी सैन्य एयरबेस शिविर में पहुंचता है, जहां वह जनरल से मिलता है, ऑनरलैंड और CIA अधिकारी फ्रैन मेडिसन। वे उसे संवेदनशील कंपार्टमेंट वाली जानकारी तक ले जाते हैं, सुविधा, और उसे डेविस द्वारा उसकी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किए गए फुटेज दिखाएं। फुटेज की समीक्षा करने के बाद ऑनरलैंड ने मार्क को सूचित किया कि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में ऐसे कई लोगों की खोज की है जो इसी तरह से मर गए हैं। शव परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पीड़ितों के आंतरिक अंग जमे हुए थे और त्वचा क्षत विक्षत थी। फ्रैन ने अनुमान लगाया कि ये दृश्य उन्नत छलावरण पहने हुए स्थानीय विद्रोहियों के हो सकते हैं, लेकिन मार्क को संदेह है। इन विसंगतियों की स्पष्ट छवियां प्राप्त करने और उनकी पहचान करने के लिए ऑनरलैंड मार्क और फ्रैन को डेल्टा फोर्स ऑपरेटरों की एक टीम के साथ मैदान में जाने की अनुमति देता है। ईओ की बेहतर छवि खींचने के लिए मार्क ने सैन्य ट्रकों में से एक पर अपना उन्नत हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा लगाया है। प्रारंभ में सैनिक मशीन क्यून को कैमरे से बदलने से खुश नहीं थे, लेकिन मार्क के पुराने दोस्त कैप्टन कैब्रेरा अपनी टीम को डांटता है और बताता है कि मार्क उनके सभी उन्नत हथियारों के पीछे की प्रतिभा है। बाद में कैप्टन अपने मिशन के बारे में अपने सैनिकों को संबोधित करते हैं। उन्हें अपनी यूटा टीम की तलाश में एक 5 मंजिला परित्यक्त इमारत में प्रवेश करना है, जो लापता हो गई थी पिछले दिन। कैब्रेरा ने उन्हें यह भी चेतावनी दी कि क्षेत्र विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित है, इसलिए उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह टीम को वहां मिलने वाली किसी भी विसंगति को बेअसर करने का निर्देश देते हैं। ब्रीफिंग के बाद डेल्टा बल अपने ट्रकों में रवाना हो गए। स्थान पर पहुंचने पर मार्क, फ्रैन और कैप्टन कैब्रेरा सैनिकों के हेलमेट कैम फीड की निगरानी करने के लिए ट्रक में रहते हैं, जबकि बाकी लोग सावधानी से अंदर जाते हैं। एक बार अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि यूटा टीम के सदस्य भी मर चुके हैं। विद्रोही। चौथी मंजिल पर पहुंचने पर मार्क को एक हलचल का एहसास होता है और वह सैनिकों को उस दिशा में निर्देशित करता है। जैसे जैसे वे पास आते हैं, उनकी नजर एक उलटे हुए बाथअप पर पड़ती है, जिसके नीचे उन्हें सार्जेंट कॉमस्टॉक मिलता है, यूटा टीम, जो अभी भी जीवित है। कॉमस्टॉक की रिपोर्ट है कि उनके साथी सैनिक मर चुके हैं और उनके शव 5वीं मंजिल पर हैं। इसके बाद सैनिक 5वीं मंजिल की जांच करने जाते हैं, जहां उनमें से एक को वही प्रेत दिखाई देता है। यह उसे गोली चलाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन भूत अप्रभावित रहता है और पलटवार करता है, जिससे सैनिक की मौत हो जाती है। कैप्टन कैब्रेरा बाकी टीम को सचेत करते हैं, जो सावधानी से क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रेत के हाथों उनका भी वही हश्र होता है। सैनिकों को मरते हुए देखना एक के बाद एक। मार्क फ्रैन से तत्काल मिशन को रद्द करने का आदेश देने का आग्रह करता है। फ्रैन ये कहते हुए झिझकते हैं कि वे खाली हाथ नहीं लौट सकते। जवाब में मार्क का दावा है कि वह गारंटी दे सकता है कि वे वैसे भी खाली हाथ वापस जा रहे हैं। कुछ और सैनिकों की मृत्यु के बाद कैब्रेरा अंततः टीम को पीछे हटने का आदेश देता है और सैनिक खिड़की से बाहर निकलने के लिए रस्सियों का उपयोग करते। इस बीच मार्क वाहन के ऊपर चढ़ जाता है और अपना कैमरा उस खिड़की की ओर कर देता है जहां सैनिकों पर हमला किया जा रहा है। यही वह क्षण है जब वह उस प्रेत की एक स्पष्ट छवि खींचता है, जिसका मानव रूप होता है और उसका चेहरा भी मानव जैसा होता है। जब मार्क यह जानकारी तुरंत कैप्टन कैब्रेरा को देता है, वाहन से बाहर आता है और प्रेत की ओर एक रॉकेट लॉन्चर दागता है। हालांकि इसका इकाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बजाय यह जवाबी कार्रवाई करता है और कैप्टन को मार डालता है। इसके बाद प्रेत एक एक करके इमारत से बाहर निकलने वाले सैनिकों को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। सौभाग्य से
उनमें से कुछ, जिनमें सार्जेंट कॉमस्टॉक भी शामिल हैं, किसी तरह ट्रक में घुसने और भागने में सफल हो गए। वापस जाते समय मार्क ने कॉमस्टॉक से पूछा कि उसने क्या देखा। उत्तरार्ध बताता है कि उसने कुछ देखा, एक जमे हुए कंबल की तरह जो उसके पास से गुजरा टीम के सदस्यों और उनके जीवन का दावा किया। लेकिन इससे पहले कि वह आगे की जानकारी दे सके, उनका ट्रक कुछ बारूदी सुरंगों से टकरा गया, जिससे वह पलट गया। इस दुर्घटना में कॉमस्टॉक के सिर पर चोट लगी और दुर्भाग्य से उसकी मृत्यु हो गई। हर कोई एक दूसरे को वाहन से बाहर निकलने में मदद करता है, जबकि मार्क अपने हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरे को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर समूह एक परित्यक्त गोदाम की ओर भागता है। अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके हमलावर विद्रोही नहीं हैं, क्योंकि वे संस्थाएं दीवारों से गुजर सकती हैं और उनके हथियारों से नहीं मारी जा सकती। अब जबकि अधिकांश सैनिकों के हेलमेट कैम नष्ट हो गए हैं, मार्क गोदाम के बाहर की सड़कों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने बड़े कैमरे का उपयोग करता है। इसके जरिए वे कई दर्शकों को घूमते हुए देखते हैं। वे यह भी सीखते हैं कि ये भूत लोहे की छीलन से होकर नहीं गुजर सकते, यानी छीलन एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में कार्य करती है। तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है जो उन्हें सचेत कर देता है, ये विश्वास करते हुए कि वे गोदाम में अकेले नहीं हैं। सैनिक पूरे क्षेत्र की जांच करते हैं, केवल मासूम भाई बहनों की एक जोड़ी को खोजते हैं। साड़ी और बोगदान एक कमरे में छिपे हुए हैं। हालांकि वे अंग्रेजी नहीं बोलते, फ्रैन उनके साथ उनकी भाषा में संवाद करने में सक्षम है। बातचीत से उन्हें पता चलता है कि भाई बहन गोदाम में अकेले हैं। साड़ी बताती है क उनके पिता ही थे जिन्होंने मारे जाने से पहले उनकी रक्षा के लिए लोहे की छीलन बिखेर दी थी। वह यह भी मानती है कि भूत जीवन और मृत्यु के बीच फंसी हुई खोई हुई आत्माएं हैं। मार्क अपने पिता के ठिकाने के बारे में पूछता है और साड़ी उन्हें दूसरे कमरे में ले जाती है, जहां उसने अपने छोटे भाई से उसका बेजान शरीर छुपाया है। शव का निरीक्षण करने पर मार्क को एक सिरेमिक लॉकेट मिलता है, जिसमें नदी के पास एक जिले मसारोव का गुप्त नक्शा होता है। लड़की इंगित करती है कि यह वह स्थान है जहां भूत पहली बार दिखाई दिए थे। इस बीच शेष सैनिक एयरबेस से संपर्क करते हैं और एक बैठक बिंदु की व्यवस्था करते हैं, आधा मील दूर स्थित एक प्लाजा। हालांकि उन्हें संदेह है कि क्या वे इसे बना पाएंगे, क्योंकि रास्ते में कोई कवर नहीं है। उसी समय उन्हें गोदाम के भीतर लोहे की छीलन से भरे कई बक्से दिखाई देते हैं। फिर वे इन छीलन का उपयोग अपने हथगोले को तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों में बदलने के लिए करते हैं, जिससे उन्हें लड़ने का मौका मिलता है। इसके अलावा मार्क हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरे को एक बड़े सर्चलाइट में संशोधित करता है, जो समूह को चश्मे की आवश्यकता के बिना भूतों को देखने में सक्षम बनाता है। वह बेस को निर्देश भी भेजता है और उनसे एक और बड़ी सर्चलाइट बनाने के लिए कहता है। अपनी तैयारियों के बीच उन्हें बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। मार्क खिड़की के माध्यम से जांच करने के लिए अपनी नई सर्चलाइट का उपयोग करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि भूतों ने बाधा को पार करने का एक रास्ता ढूंढ लिया है। स्थिति की तात्कालिकता को भांपते हुए टीम तत्काल निकासी करती है और पिछले दरवाजे से गोदाम से बाहर निकलती है। जैसे ही भूत उनका पीछा करते हैं, मार्क उनकी ओर सर्चलाइट का लक्ष्य रखते हैं, जिससे वे सभी के लिए दृश्यमान हो जाते हैं। फिर सैनिक भूतों की गति को धीमा करने के लिए अपनी संशोधित गोलियों और लोहे की छीलन से भरे हथगोले का उपयोग करते हैं। कुछ देर के संघर्ष के बाद समूह अंततः मिलन स्थल पर पहुंच जाता है। हालांकि बचाव दल अभी तक नहीं आया है, जिससे उन्हें एक परित्यक्त बस में छिपना पड़ा। उनकी किस्मत से भी बदतर मार्क की सर्चलाइट भी काम करना बंद कर देती है, जिससे वे संभावित हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। कुछ ही देर में बचाव टैंक घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, जिसके शीर्ष पर एक बड़ी सर्चलाइट लगी होती है। सक्रिय होने पर आसपास की इमारतों में असंख्य ये भूत दिखाई देते हैं। टैंक इन भूतों पर गोलियां चलाते हैं, जबकि बस में बैठे सैनिक टैंकों की सुरक्षा के लिए पहुंचने की जल्दी करते हैं। हालांकि प्रेत उनके हथियार और शुरुआत से अप्रभावित रहते हैं, एक एक करके सैनिकों को मारना, यहां तक कि वे सर्चलाइट से टैंकों को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे सैनिकों को सही दृष्टि नहीं मिल पाती है। इस हंगामे के बीच बोगदान अपने पिता का सिरेमिक लॉकेट वापस पाने के लिए एक खुले क्षेत्र में भागता है। यह देखकर साड़ी उसकी सहायता के लिए दौड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, एक प्रेत छोटे लड़के के पास से गुजरता है, जिससे उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। फिर समूह को मारने के लिए दर्शक क्षेत्र के केंद्र में इकट्ठा होते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन सौभाग्य से ठीक समय पर एक बचाव हेलीकॉप्टर आ जाता है। यह देखकर कि प्रोपेलर से हवा का प्रवाह बंद हो गया है, मार्क लोहे की छीलन को जमीन पर गिरा देता है। हवा लोहे के भरावों को भूतों की ओर धकेलती है, जो उन्हें दूर रखती है। इससे उन्हें हेलीकॉप्टर पर चढ़ने और उड़ान भरने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। एक बार सुरक्षित रूप से एआई में पहुंचने पर उन्हें इसकी जानकारी मिलती है। ऑनरलैंड को बताया कि भूतों ने उनके एयरबेस पर कब्जा कर लिया है।
इसके कारण उन्हें मित्र देशों के नियंत्रण में एक नागरिक बंकर में पुनर्निर्देशित किया जाता है। मोल्दोवन सेना उनके आगमन पर भागने के दौरान कंधे में लगी चोट के कारण साड़ी को एक डॉक्टर द्वारा देखा जाता है। कुछ समय बाद ऑनरलैंड भी मुट्ठी भर जीवित सैनिकों और आपूर्ति के साथ बंकर में पहुंचता है। प्रमुख सत्र उनके अगले पाठ्यक्रम के बारे में पूछताछ करते हैं कार्रवाई, लेकिन ऑनरलैंड एक स्पष्ट योजना की कमी को स्वीकार करता है। सैनिक फिर चर्चाओं और विवादों में शामिल होने लगते हैं, जबकि मार्क अकेले बैठता है, अपने दिमाग में पहेली को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। कुछ ही समय बाद मार्क ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वह जानता है कि भूत क्या है। उनका दावा है कि ये प्रेत मानव निर्मित इकाइयां हैं और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट से बनी हैं, जो दीवारों के माध्यम से आगे बढ़ने, लोगों को मौत के घाट उतारने की उनकी क्षमता और लोहे की छीलन और सिरेमिक सामग्री से गुजरने में असमर्थता की व्याख्या करती है। यही कारण है कि वे उस सिरेमिक बाथटब में नहीं घुस सके जहां कॉमस्टॉक छिपा था। उनके अनुसार परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिल्कुल वही स्थान है जो भूतों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। उनका यह भी मानना है कि प्लास्मिक डिस्चार्ज कंडेंसेट को अलग कर सकता है। इसके बाद मार्क और अन्य सैनिक सहयोगात्मक रूप से ऐसी किसी भी चीज की खोज शुरू करते हैं जिसका उपयोग वे विशेष हथियार बनाने के लिए कर सकते हैं। मार्क इस बंकर को एक शस्त्रागार में बदल देता है और एक दर्जन प्लास्मिक डिस्चार्ज बंदूकें बनाता है। बेस से लाए गए गियर में एक रोबोट भी है जिसका इस्तेमाल वे नई सर्चलाइट लगाने के लिए करते हैं। इन नए हथियारों से मजबूत होकर सैनिक बिजली संयंत्र को उड़ाने और खतरे को समाप्त करने की कसम खाते हैं। अगली सुबह वे निकल पड़े उनके हेलीकॉप्टरों में मसारोव बिजली संयंत्र। वहां पहुंचते ही सैनिकों का पहला समूह हेलीकॉप्टर से उतरता है और हमले की तैयारी करता है। वे सर्चलाइट से रोबोट को सक्रिय करते हैं और अपने नवनिर्मित हथियार को स्थापित करते हैं। जब किसी निकट आते भूत का सामना होता है तो वे गोली चला देते हैं और सफलतापूर्वक उसे मार गिराते हैं। अपने हथियार की प्रभावशीलता की पुष्टि करते हुए शेष सैनिक भी आसन्न युद्ध की तैयारी के लिए उतरते हैं। जबकि सैनिक बिजली संयंत्र की छत पर हमला करते हैं, मार्क, फ्रैन और 2 अन्य सैनिक इमारत में घुस जाते हैं। अंदर जल्द ही उन पर एक प्रेत द्वारा हमला किया जाता है, जिसके कारण वे अलग हो जाते हैं। सैनिक भूत का सामना करने का विकल्प चुनते हैं, जबकि मार्क और फ्रैन प्रयोगशाला की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को एक लोहे का दरवाजा मिलता है और प्रवेश करने पर वे मुख्य प्रयोगशाला में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें पता चला कि पिछले वैज्ञानिक मनुष्यों को आणविक स्तर पर स्कैन कर रहे थे और उन्हें घनीभूत रूप में दोहराने के लिए उन्नत 3D प्रिंटिंग का उपयोग कर रहे थे। जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, उन्हें अलग अलग कोशिकाओं में कैद कई भूत दिखाई देते हैं। इन कोशिकाओं का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जो दुर्घटना का संकेत है। इससे भूतों का एक समूह भाग गया और वैज्ञानिक उन्हें रोक नहीं सके। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, मार्क और फ्रैन ने आपातकालीन शटडाउन प्रक्रिया का पता लगाया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। इस बीच छत पर सैनिकों को पता चलता है कि कुछ भूतों में उनके शरीर को फिर से इकट्ठा करने की क्षमता होती है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ सैनिक इन भूतों का शिकार हो हैं, लेकिन समूह लड़ता रहता है। अंदर फ्रैन को पता चला कि उन्हें सभी बंदरगाहों को बंद करने की जरूरत है, जो अंततः ऊर्जा आपूर्ति में कटौती करेगा। ऊपर एक भीषण लड़ाई बंद भूतों को सचेत करती है और उन्हें अपनी कोशिकाओं से मुक्त होने के लिए उकसाती है। जबकि मार्ग बंद करने की प्रक्रिया को अंजाम देता है, फ्रैन उन भूतों को गोली मारता है जो मुक्त होने में कामयाब होते हैं। छत पर मेजर सेशंस एक बड़ी प्लास्मिक डिस्चार्ज गन को रिचार्ज करता है और एक बार यह पूरा हो जाने पर वह ट्रिगर खींच लेता है। इसके पीछे हटने से सैनिक उछल जाता है और एक बड़ा विस्फोट होता है। परिणाम स्वरूप प्रयोगशाला में सभी कांच की कोशिकाएं टूट जाती हैं और भूत बाहर निकल जाते हैं। इससे ठीक एक क्षण पहले कि वे हमला कर सकें, मार्क सभी बंदरगाहों को बाहर निकाल देता है, जिससे भूत शांत हो जाते हैं, जो अंततः दूर हो जाते हैं। इसके बाद मार्क और फ्रैन को एक कमरे से आने वाली आवाज सुनाई देती है। इसकी जांच करने पर वे वास्तविक मानव मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिका तंत्र की खोज करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जो एक केंद्रीय मशीन से जुड़े होते हैं जो भूतों को जीवित रखता है। यह मानते हुए कि चेतना का जो भी स्तर शेष है वह पीड़ा में है, मार्क ने मशीन से मानव अवशेषों का प्लग निकाल दिया और अंततः उन्हें शांति से मरने दिया। अब जबकि सभी भूत प्रेत खत्म हो गए हैं, अमेरिका और उनके मोल्दोवन सहयोगियों ने विद्रोहियों से शहर पर नियंत्रण हासिल करने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। का विभाग रक्षा निष्कर्षण दल को पावर प्लांट सुविधा के साथ वापस भेज दिया गया है, मशीनरी को नष्ट करने के लिए डेल्टा फोर्स ऑपरेटर। फिल्म तब समाप्त होती है जब मार्क वर्जीनिया में अपने घर लौटने से पहले साड़ी और फ्रैन को विदाई देता है। खैर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जीवा एक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।